नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 5वां दिन है। युद्ध रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने आज बेलारूस में शांति वार्ता की शुरुआत की, जो इस वक्त भी चल रही है, यानी करीब करीब 3.5 घंटे का समय इस बातचीत को होते हुए हो चुका है। लेकिन इस बीच आज परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर भी आशंकाएं काफी बढ़ी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच बड़ा फैसला लिया और कहा कि न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को उन्होंने अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने की बात कह रहे हैं। रूस की तरफ से परमाणु फोर्स को अलर्ट करने के बाद एक तरफ अमेरिका, नाटो समेत तमाम पश्चिमी देश रूस की आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेलारूस उसका साथ देने के लिए तैयार है। बेलारूस रूस के साथ युद्ध में उतरने को भी तैयार है। इस बीच लाखों लोग यूक्रेन से सीमाओं को पार करके दूसरे देश जा रहे हैं। भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए लगातार कोशिशें तेज किए हुए है। भारत में यूक्रेन के पड़ोसी देशों जैसे कि रोमेनिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से फ्लाइट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजा जा रहा है। मुद्दा आपका में आज हम रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आता न्यूक्लियर एंगल, तमाम ताजा स्थितियां, परिस्थितियां और भारत के सरोकार पर बातचीत करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा, रिटायर्ड डिस्टिंग्विश्ड फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। साथ ही मेरे साथ हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, हेड स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके अलावा मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे सहयोगी जो कि हम कहें कि तमाम जो ताज़ा स्थितियां, परिस्थितियां हैं, उस पर हर अपडेट पर लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला सवाल मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा आपसे करूंगी। दिन भर जो भी घटनाक्रम आज रहा है वो क्या बड़े संकेत दे रहा है? धन्यवाद प्रीति सिंह, आपने बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब 4 दिन की लड़ाई के बाद 5वां दिन में थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा संयम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रशियन फोर्सेस जो कि इस वक्त कीव के बाहर है और खर्किव के 2 मेजर सिटीज के दोनों के बाहर हैं, उन्होंने ज्यादा अंदर बढ़कर और तहस नहस करने की जरूरत नहीं करी है। और इसका मतलब है कि वो एक पीस को चांस दे रहे हैं। मेरे विचार में जो आज बातचीत शुरू हुई है, ये एक स्टेप है, छोटा स्टेप है और दोनों की पोजीशन बहुत रिजिड है, पर थोड़ा बातचीत का जो गुमेर में बातचीत चल रही है उसमें मेरे विचार में उस कारण से युद्ध का जो चल रहा था उसमें थोड़ा सा संयम आया है, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। नहीं तो जितना की फायर पावर और जितना फौज रशिया के पास है उसके हिसाब से, और जैसे उन्होंने सीरिया में किया था, अलेप्पो में या राका में, अगर वो उस किस्म का होता तो काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता था। तो मेरे विचार में थोड़ा सा एक आशाबंदी है कि शायद ये आगे कार्रवाई थोड़ी थम जाए। ठीक है। अशोक सज्जनहार, जैसा अभी हमने लेफ्टिनेंट जनरल को सुना, उनकी तरफ से कुछ अच्छे संकेत आज के दिन मिले हैं। आपका नजरिया क्या कह रहा है आज के पूरे दिन को? अगर इन तमाम हालात को कूटनीतिक नजरिए से भी समझा जाए, कैसे इसे डिकोड करेंगे आप? देखिए, एक तो पहले मैं कहूंगा जो ये दोनों के बीच में जो वार्ता शुरू हुई है गोमेल में, जो यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर रूस के प्रतिनिधिमंडल और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल, ये एक पॉजिटिव साइन है, पर इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, बहुत ही छोटा कदम है, बेबी स्टेप है। और मेरे विचार से इससे ज्यादा इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, इतनी ज्यादा आशा नहीं लगानी चाहिए जो कोई हम ब्रेक थ्रू होगा या आइस ब्रेकिंग कुछ ऐसा होगा। मैं ये समझता हूं जो रूस ने पहले सोचा होगा जब उसने 24 तारीख की सुबह को वहां पर हमला किया, जो ये रास्ता उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अभी पिछले हाल में हमने देखा है कैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान वहां पर आनी शुरू हुई तो कैसे वहां के राष्ट्रपति एकदम उसी शाम को, 15 अगस्त की शाम को, वहां से हवाई जहाज लेकर निकल गए। तो रूस ने शायद सोचा होगा यहाँ पर भी रूस की सेना वहां पर पहुंचेगी तो उसके विरुद्ध इतना ज्यादा कोई संघर्ष नहीं किया जाएगा और बहुत आसानी से वो वहां पर कंट्रोल कर लेगी, अपना आधिपत्य जमा लेगी, कीव पर चली जाएगी। और यही बात सभी बात कर रहे थे, इसी के बारे में सभी बात कर रहे थे 24 तारीख की शाम को, जो अभी 2 घंटे में, 4 घंटे में सभी कुछ ये खत्म हो जाएगा, कीव भी गिर जाएगा। तो इसीलिए उसका मोराल एकदम यूक्रेन का बहुत ही नीचे चला जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज 5वां दिन हो गया है और फिर जो
वहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो बहुत जैसे बहादुरी से बाहर आए हैं और उन्होंने सभी अपने देशवासियों को मार्शल किया है। तो ये मेरे विचार से एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस युद्ध का इस समय, और इसीलिए रूस ने भी ये कहा जो बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और जो वहां पर यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल गया है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उस पर फाउंडेशन पर गया है। हालांकि हमको ये तो बिल्कुल समझ के चलना चाहिए जो रूस में और यूक्रेन में बहुत ही अंतर है। जो भी उनकी सैन्य शक्ति है रूस की कहीं 10-15 गुना उससे ज्यादा होगी। तो रूस अगर अपना पूरी शक्ति वहां पर प्रयोग करना चाहता है तो यूक्रेन का कोई वहां पर ऐसा टिक नहीं पाएगा। परंतु ये सब देखते हुए जो कैसे यूक्रेन के लोगों ने और यूक्रेन की सेना ने उसका सामना किया है, रूस की सेना का सामना किया है। अब रूस की सेना करीब 4 दिन से कीव के चारों तरफ उसने घेर लिया है, परंतु फिर भी वो अंदर नहीं आ पाई है। ये सब देखते हुए जो और देश हैं, ईयू है, अमेरिका है, यूके है, इन सब ने भी उसको और ज्यादा अस्त्र शस्त्र देना शुरू कर दिया है। तो इससे यूक्रेन की और हौसले में बढ़ोतरी हुई है। तो यही हम आज के दिन में देख रहे हैं। कीव पर इतने ज्यादा हमले नहीं हुए, हालांकि खार्किव में बहुत ज्यादा हमले हुए हैं और बहुत वहां पर रिहायशी बिल्डिंग्स के ऊपर भी हमले हुए, उनको भी तहस नहस कर दिया गया। तो अभी ये शुरुआत है लड़ाई की। और भी बहुत सारे शहर हैं जैसे जो कि खार्किव के अलावा जिनके ऊपर आज हमला किया गया है। तो आगे हमें देखना होगा क्या होता है, परंतु ये जो बातचीत है इसके नतीजे को भी हमें नजर में रखना होगा। इस पर सबकी नजरें हैं कि बातचीत का क्या नतीजा निकल कर आता है। प्रोफेसर हर्ष पी पंत, आपकी भी शुरुआती प्रतिक्रिया। एक तरफ जो हमने देखा, लेफ्टिनेंट जनरल की राय यही है कि ज्यादा आक्रामक होता हमने ये युद्ध नहीं देखा, जबकि हमने देखा अशोक सज्जनहार कह रहे हैं कि जो पड़ला बहुत ज्यादा रूस का भारी माना जा रहा था शुरुआत में, वो अब कुछ और तस्वीर पेश कर रहा है। तो आपकी नजर में ये किस तरफ बढ़ते पूरे हालात? देखिए, दोनों तरफ जिस तरह के समीकरण बने हैं वो मुझे लगता है इसी तरफ इशारा करते हैं कि दोनों के पास इंसेंटिव है कि वो बैठकर एक कोशिश तो ज़रूर करें कि इसका कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकल पाए। और ये ज़रूर है कि जो रूस को शुरू में लगा था कि ये आसान होगा, उतना आसान रास्ता नहीं निकल कर आया। और जिस तरह से रूस को शुरू में ही, जिसका आपने जिक्र किया था कि एस्केलेशन लैडर क्लाइम करके सीधे ये कह देना, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करना, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रशियन डिसीजन मेकिंग में आ गया है कि और उसमें जैसे जैसे मुझे लगता है कि आइसोलेशन रूस का बढ़ा है ग्लोबली, उसको लेकर और जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर सज्जनहार कर रहे थे कि जो और देश वहाँ पर शस्त्र देने की जिन्होंने शुरुआत करी है, तो उसको लेकर नए समीकरण बनते थोड़े नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रूस इस समय जरूर ये चाहेगा कि इसको थोड़ा सा डीएस्केलेट हो मामला, क्योंकि एस्केलेशन तो देखिए उसके हाथ में है ही। एस्केलेशन तो वो जब चाहे कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वो एस्केलेशन करके क्या उसको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्रिएट करेगा, या वो सारी एक ऐसे घटनाक्रम को वो मोड़ दे देगा जहां पर लॉन्ग टर्म सारे नुकसान उसको झेलने पड़ेंगे। आप वहां पर प्लान्ड सरकार भी बना लें, वो कब तक चलेगी? आप वहां पर रेजिम चेंज भी कर लें, वो कब तक चलेगा? आपने धमकी दे दी है फिनलैंड और स्वीडन को, वो नेटो मेंबर्स बनने जा रहे हैं। आपने जर्मनी की पूरी विदेश नीति, रक्षा नीति को बदल दिया है। तो कहीं पर मुझे लगता है जो इसके लॉन्ग टर्म समीकरण बनेंगे रूस के लिए, वो वही वहां पर उसकी समीक्षा जरूर हो रही होगी। अगर नहीं हो रही है तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन जो जहां से ये युद्ध शुरू हुआ था और जहां पर ये डिप्लोमेटिक बार्गेन के टूल पर पुतिन साहब ने ये प्रक्रिया शुरू करी थी कि 2 एरियाज ले लिए, वहां पर अपनी सेना को तैनात कर दिया और ये दिखाया कि हम उसके बल पर एक डिप्लोमेटिक बार्गेन चाहते हैं, वहां से ये इन्वेजन में तब्दील हो गया। और इन्वेजन में तब्दील होने के बाद इसने पूरे यूरोप के घटनाक्रम को एक ऐसा मोड़ दे दिया है
जहां पर आपको स्ट्रेटेजिक इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े डिफरेंट नजर आएंगे। तो मुझे लगता है वो जो एक चेंज है रशियन पॉलिसी में और यूरोपियन पोजीशन में और वेस्टर्न पोजीशन में, उसको देखते हुए ये जो वार्ता चल रही है आज, ये महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है। और मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का फिलहाल मैं रुख करूंगी। अखिलेश, इन तमाम चीजों के बीच भारत का जो कंसर्न है सबसे बड़ा फिलहाल वो है भारतीयों की सुरक्षित वापसी। अभी तक कितने लोग वापस आ चुके हैं और अब 4 मंत्रियों के जाने से जो ये वापसी है उसमें कितनी मदद मिलेगी, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे प्रीति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत ने साफ साफ पहले भी किया है कि वो भारतीय जो लोग हैं यूक्रेन में रह रहे हैं उन लोगों को बाहर निकालने की चिंता है। क्योंकि देखिए, भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था। यूक्रेन और रूस के बीच में जो भी चल रहा था वो इन दोनों देशों को तय करना था। लेकिन जो हमारे भारतीय छात्र हैं और कई भारतीय व्यवसायी भी हैं, वो लोग यूक्रेन में रह के एक तो यूक्रेन में शिक्षा ले रहे थे और उसके अलावा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सहयोग कर रहे थे, आर्थिक गतिविधियों में, व्यापारिक गतिविधियों में सहयोग कर रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले 15 फरवरी को भारत ने एक एडवाइजरी जारी की थी। जब ये लग रहा था कि तनाव शुरू हो रहा है, तनाव बढ़ने की स्थिति हो रही है, तो 15 जनवरी को एडवाइजरी जारी करके भारत ने यह कहा था कि जितने लोग निकलना चाहें वहां से निकल सकते हैं। और भारत और कीव के बीच में एयर बबल चल रहा था और इस एयर बबल के माध्यम से लोग अपना अपना भाड़ा देकर निकल सकते हैं। लेकिन बाद में जब स्थितियां विकट होती गई, जब खासकर 24 फरवरी जब आया, जब युद्ध की शुरुआत हो गई, तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर भी एक हुआ कि शायद वो एयर बबल पर्याप्त नहीं है और जो पैसे जो हम फेयर ले रहे थे, जो हमारे एयरलाइंस जो वहाँ एयर बबल में थे, वो फेयर को भी माफ़ कर दिया गया, कोई भाड़ा नहीं लगता है। और अब भारतीय जो खास करके विदेश मंत्रालय की जो कोशिश की है और कोशिश कर रही है, लगातार हम लोगों को रोज ब्रीफिंग भी हो रही है। 24 फरवरी को सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग करके हम लोगों को बताया कि क्या क्या उनकी योजना है। उसके बाद वे लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी तक की स्थिति के अनुसार से 8000 भारतीय लोगों को वहाँ से निकाला जा चुका है। अच्छा। इसमें की जो अगर कहें कि जो एक बनाया गया है ऑपरेशन गंगा के तहत भी 1396 लोग आ चुके हैं। 6 फ्लाइट अभी तक आ गई है। लेकिन देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति है। पहली जो समस्या यह है कि जहां जहां भी हैं यूक्रेन में फंसे हुए लोग, उन लोगों को बॉर्डर तक लाना, और बॉर्डर तक लाने में विदेश मंत्रालय की टीमें भेजी गई हैं। कई टीमें काम कर रही हैं विभिन्न बॉर्डरों पे और यह हिदायत दी गई है लोगों को कि वे खुद बॉर्डर पर ना आए। वे एमईए की जो टीम है, विदेश मंत्रालय की जो टीम है, जिसने कि कंट्रोल रूम भी जारी किया है, पर्सनल मोबाइल नंबर भी जारी किए, उन मोबाइल पे संपर्क करके वो बॉर्डर की तरफ आए और बॉर्डर की तरफ या तो खुद आए, अगर विदेश मंत्रालय कोई सवारी उपलब्ध करा रही कई जगह ट्रांसपोर्ट, तो उसके माध्यम से आए। और उसके बाद बॉर्डर पे आके जो समस्या हो रही कि यूक्रेन से इमिग्रेट करके आपको दूसरे देश में आना है, पोलैंड में आना है, रोमानिया में आना है, मोल्दोवा में आना है या हंगरी में आना है, तो उस इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराना और उसके बाद दूसरे देश में जब प्रवेश करते हैं तो वहां से फिर आपको हवाई जहाज से लेकर आना। तो अभी तक की जो सूचना है, अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने एक ब्रीफिंग की था और उन्होंने बताया कि अभी ये सारी स्थितियां जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश सफल हो रही है और इसीलिए और ज़्यादा कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि देखिए जो 4 होस्ट कंट्री हैं, पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा और जो एक और कंट्री है हंगरी, उन चारों देशों में भेजा जा रहा है, 4 मंत्रियों को भेजा जा रहा है। इसके अलावा मोल्दोवा में भी। तो और उसके जगह जो लोकल गवर्नमेंट है, होस्ट गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट से भी कोऑर्डिनेट करना ताकि वो लोग स्मूथ कर दें हमारे हवाई जहाज को उतरने के लिए, जो बॉर्डर पार कर चुके हैं उन लोगों को हवाई अड्डे तक लाने के लिए। उसके अलावा जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं वो उन लोगों को भी सुविधाएं मुहैया करने के लिए, खाना के लिए और चार्ज के लिए। और एक जो मैं एक ब्रेकिंग न्यूज बता दे रहा हूं आपको प्रीति, कि भारत ने एक घोषणा की है कि भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजेगा वहां। कल जो यूक्रेन के राजदूत थे उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से बात की थी और फॉरेन सेक्रेटरी से उन्होंने अनुरोध किया था कि भारत मानवीय सहायता पहुंचाए, दवाई दें और भी जो चीजें हैं। तो वो कुछ आइटम उन्होंने बोले हैं और वो आइटम जब भी बताएंगे हमें भेजना होगा। भारत ने निर्णय लिया है कि वो मानवीय सहायता यूक्रेन को भेजी जाएगी। ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और अभी आगे भी मैं भारत का जो स्टैंड है उसको लेकर अखिलेश आपसे भी थोड़ा और विस्तार से समझूंगी। लेकिन पहले जो आपने आज जो पहला कमेंट किया कि इस बात का संतोष है कि और ज़्यादा आक्रामक होता रवैया आज हमने युद्ध में नहीं देखा, इसके पीछे आप वजह क्या समझ रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि जो हालात अभी रूस के सामने हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्रंट पे तो है ही, जो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हमें चाहे वो सैंक्शंस को लेकर असर दिखाई दे रहा हो, महंगाई बढ़ने को लेकर असर दिखाई दे रहा हो, या तमाम फ्रंट पर जो हम समझ सकते हैं कि तात्कालिक और दूरगामी असर जो होने वाले हैं, दोनों फ्रंट पर कहीं ना कहीं अब
रूस को, पुतिन को लड़ना होगा, इस वजह से अभी जो बातचीत भी है वो भी हम थोड़ा लंबी चलते देख रहे हैं, तो क्या वो भी एक अच्छा संकेत दे रहा है? प्रीति, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, और प्रोफेसर पंत ने और बैरिस्टर सज्जनहार ने पहले आपको बिल्कुल ठीक बताया है। बात यह है कि रशिया के पास प्रिपोंडरेंस ऑफ फोर्स है, इतनी ज्यादा फौज है कि वो यूक्रेन की फौज उनके सामने टिक नहीं सकती है। परंतु उस किस्म की लड़ाई में पूरे देश का तहस नहस हो जाएगा, और वो उसको उस हिसाब से अगर वो प्लान किया होता रशिया ने, तो अब तक 4 दिन में उन्होंने काफी आगे बढ़ चुके होते। परंतु हमारे विचार में ऐसा हो सकता है कि उनकी फौज को कुछ लिमिटेशन दी गई हो कि आप जब एडवांस करेंगे तो ऐसा ना कीजिए। ये यूक्रेन ऐसी कंट्री है जो कई सेंचुरी से रशिया के साथ में नहीं है, तो ऐसा ना करें कि आप पूरा देश को नुकसान कर दें और पूरा शहर को विध्वंस कर दें और उसके बाद बोले जी हमने ले लिया। तो कुछ आई थिंक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उनकी फौज पर और उनकी एयरफोर्स पर कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तभी देखा जाए तो कुछ बिल्डिंग्स में नुकसान हुआ है, कुछ कैजुअलिटीज के बारे में कहा जा रहा है, पर जितनी बड़ी फौज आई है उससे तो कैजुअलिटीज बहुत बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो एक बात यह है कि थोड़ा प्लानिंग में संयम का इस्तेमाल किया है रशिया ने, मेरे विचार में। दूसरी बात है कि सैंक्शन बिल्कुल सही बात है। अगर उनका देखा जाए तो तकरीबन जो $650 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज था, उसमें से 350-400 बिलियन डॉलर यूरोप और बाहर के बैंक्स में है, वो सब बंद कर दिया है। 23% कितना गोल्ड में रखा गया है, उसको कैश नहीं कर सकते, कुछ चाइना में पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज ये सैंक्शन के बाद में रूबल बिल्कुल गिर गया है। उनकी सेंट्रल बैंक ने उनके बैंकिंग का लोन रेट को 9.5% से इकट्ठा 20% कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा उनको, रशिया को, कि इस विषय में कि ये सैंक्शन बहुत सीवियर हुई है और स्विफ्ट को रोका जाएगा। ये कई बहुत लोग विश्वास कर रहे थे कि ये स्विफ्ट को रोक नहीं सकते हैं बिकॉज उसमें गैस और ऑयल का भी बीच में सम्मिलित था। तो मेरे विचार में यह है कि जैसा कहा गया है, क्योंकि उनपे फौज पे रिस्ट्रिक्शन थी और वो खुल के अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके, बिकॉज रशिया की लड़ाई फायर पावर बेस्ड है शुरू से। वो कोल्ड वॉर से भी वो प्रिपोंडरेंस ऑफ फायर पावर की बात करते थे। वो प्रिपोंडरेंस ऑफ फायर पावर हमको नजर नहीं आया इस 5 दिन की लड़ाई में। जो उनकी काबिलियत है, उनकी तो फौज की आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स इतनी ज्यादा है कि उसी से भी ध्वंस कर सकते थे, परंतु उन्होंने कंट्रोल किया। इस कंट्रोल की लड़ाई में हम लोगों ने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, हम पे कंट्रोल हुआ। आप बॉर्डर के पार हिट नहीं करोगे, आप यहाँ इस तरफ रहोगे, उससे हमलावर फौज को काम करने में तंगी आती, रिस्ट्रिक्शन आती है। तो मेरे विचार में कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। अब ये सब मिला के विद रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शंस और इंटरनेशनल सारा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया। जैसे बोला गया है, जर्मनी बोला 2% जीडीपी करेंगे, सारा संसार इकट्ठा हो गया। इस टाइम पे ये आवश्यक है कि कुछ आगे बढ़े। नाउ एंड गेम प्लान जो प्रेसिडेंट पुतिन का था उसको छोड़ के पीछे हट जाएंगे, उनकी साख को क्या होगा, उनके देश की साख को क्या होगा, और उनका एंड प्लान अगर गवर्नमेंट को चेंज करना था तो गवर्नमेंट तो चेंज होगी नहीं अभी। सो ये एक पूरा एक बहुत व्यू चक्र में फंस गए हैं रशिया, जिसमें उन्होंने और ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। एक तरीका यही है कि कोई डिप्लोमेसी बात करें, कुछ वाया मीडिया निकाले और बोले जी हम बड़े लोग हैं, हम बड़ा देश है, हमने संयम से काम लिया है और हम पीछे हट। ठीक तो है, ऐसा कुछ तरीका ढूंढना जाएगा। ठीक है अशोक सज्जनहार जी, आज जो बात कही गई, यूएन ने कहा कि यूक्रेन से करीब 5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये जो रिफ्यूजी का संकट है, ये किस तरह का दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी है, क्राइसिस है, और इसीलिए सभी जो देश हैं सभी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पोलैंड हो, हंगरी हो, स्लोवाक रिपब्लिक हो, रोमानिया हो, सब ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जो जितने भी आते हैं वहां से लोग, उन सबको शरण दी जाएगी, उन सबका ध्यान रखा जाएगा। परंतु ये बड़ा क्राइसिस है और मेरे विचार से इसके बारे में भी, उनके जो हालात हो रहे हैं, कैसे वो लोग जा रहे हैं, उसका भी असर यकीनन राष्ट्रपति पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा। देखिए, मैं तो ये समझता हूं प्रीति, जो उन्होंने जब शुरुआत की होगी तो उन्होंने यही कहा होगा 2-4 दिन में ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो हमें और ज्यादा फौज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने उसको और ज्यादा फौज वहां पर भेजी नहीं है। परंतु अब जो उनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कुछ लोग जानते हैं राष्ट्रपति पुतिन के बारे में, जो कुछ उनके बारे में लिखा गया है,
तो जो उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है, मेरे विचार से उससे वो हटने वाले नहीं हैं। अच्छा। और वो दो या तीन चीजें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूं। एक तो वो रिजीम चेंज है, और जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए, तो उनका वहां पर कंटिन्यू करना किसी भी तरीके से, तो वो मेरे विचार से उनके लिए बहुत वो मुश्किल पाएंगे राष्ट्रपति पुतिन। दूसरा है किसी ना किसी तरीके से कोई अंडरस्टैंडिंग किसी प्रकार की, जी। जो यूक्रेन आगे चलते हुए नेटो का मेंबर सदस्य नहीं बनेगा किसी तरीके से। और तीसरी बात है मेरे विचार से, जब उन्होंने ये वाला हमला इन्वेजन लॉन्च किया था, युद्ध उन्होंने छेड़ा था, तो वो मेरे विचार से पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे जो रूस, आज का रूस, राष्ट्रपति पुतिन का जो रूस है, वो 1990 का रूस नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ी विश्व महाशक्ति बनकर उभर आया है। परंतु अब उस वाली जो इमेज है, वो जो छवि है जो वो बताना चाहते थे पूरी दुनिया में, जो जैसे हम गए हैं और एकदम हमारे सामने सभी कुछ, हम उसके ऊपर हमने अपना अधिकार जमा लिया है, वो छवि तो वो नहीं कर पाए हैं। परंतु और जो दो चीजें हैं उसके लिए वो जरूर प्रतिबद्ध रहेंगे, और उसको पाकर ही वो आगे इस युद्ध को खत्म करने के लिए राजी हो। ठीक है हर्ष विपन, जो अभी बातचीत चल रही है वो एक तरफ, लेकिन आज सबसे बड़ा एंगल जो जुड़ा वो हमने देखा, जो परमाणु एंगल जुड़ा है, तो ये कितना बड़ा कंसर्न है सभी देशों के लिए? देखिए, तो बहुत बड़ा कंसर्न है, और शुरू से जब नीटो और अमेरिका और पश्चिमी देश ये बार बार कह रहे थे कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है लड़ने का, और नीटो का कोई इंटेंशन नहीं है इसमें इन्वॉल्व होने का, वो एक बहुत बड़ा संकेत था कि वो इसी चीज़ से डर रहे थे कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है तो ये सीधे फिर, क्योंकि रूस भी न्यूक्लियर पावर है और रूस जानता है कि किस समय एस्केलेशन लैडर कहाँ पर क्लाइंब करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसका जिक्र राष्ट्रपति पुतिन ने किया, वो दो कारणों से किया। एक तो ये कि जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी देशों ने अस्त्र जो है उसको ज़्यादा देने की जो एक शुरुआत कर दी है, तो उससे वो ये चाह रहे हैं एक तरह की सीलिंग, एक रेड लाइन क्लियर हो जाए, यूक्रेन को क्लियर हो जाए और पश्चिमी देशों को क्लियर हो जाए कि इससे ज्यादा इंटरवेंशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेटो का या पश्चिमी देशों का इन्वॉल्वमेंट इस क्राइसिस पर वो नहीं चाहेंगे कि अगर वो बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी से बाहर है, और अगर ऐसा होता है तो वो न्यूक्लियर परमाणु शक्ति का उपयोग या परमाणु शक्ति का जिक्र जरूर करेंगे। तो मुझे लगता है उन्होंने ये जो एक क्राइसिस मैकेनिज्म है उसमें न्यूक्लियर का एंगल डालकर एक तो एम्बिग्यूटी बढ़ा दी है अपनी पॉलिसी की। दूसरा, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो रेड लाइंस हैं रशिया की, जिसका भी एम्बेसडर सज्जनहार भी जिक्र कर रहे थे कि यूक्रेन एज अ बफर स्टेट, उसको रिस्पेक्ट किया जाए, और आगे चलकर जो भी इसका नतीजा निकले उसमें यूक्रेन और नेटो के जो संबंध हो या पश्चिमी देशों के संबंध हो वो इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड हो जहां पर पश्चिमी देशों का या नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में ना हो। अब ये कितना कारगर सिद्ध होता है, इससे क्या रशिया ने अपनी ही स्थिति ज्यादा नाजुक कर ली है, या इससे एक तरह से उसने अपनी ही जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको दिखाया है, ये मुझे लगता है थोड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि इतनी जल्दी किसी भी क्राइसिस पर, वो भी इस तरह की क्राइसिस में जहां पर आपके पास प्रिपॉन्डरेंस ऑफ पावर है, जैसा मिस्टर शर्मा कह रहे थे, वो होते हुए अगर आपको सीधे न्यूक्लियर वेपन्स की बात करनी पड़ रही है, तो कहीं पर जो प्रेशर है, मल्टीपल प्रेशर है जिसके तहत रूस काम कर रहा है, वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर क्वेश्चन है, ये इंट्रिकेटली लिंक्ड है जो कन्वेंशनल बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है रूस में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से रशिया की वल्नरेबिलिटीज को ज्यादा दिखा रहा है रादर देन उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है अखिलेश, सुमन आपसे अब क्योंकि समय की बिल्कुल कमी है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं भारत के स्टैंड को लेकर, या भारत का रुख अभी इन हालातों में जो भी रहा है, और खासकर यूएन में वोटिंग के दौरान जिस तरह से एब्स्टेन रहा भारत, किस तरह से देखा जाए भारत के रुख को, कैसे समझा जाए? देखिए, भारत में जब भी यूएन में बात आई, रिजोल्यूशन आया, तो भारत तो कि यूएनएससी का भी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है लेकिन सदस्य है, और भारत ने काफ़ी सफाई से अपनी बात कही। भारत ने जो पहले ये बयान दिया कि देखिए जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव चल रहे थे
उन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को पूरा नहीं किया गया। और चूंकि वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव पूरा नहीं हुआ और इस बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई, तो ऐसे में भारत के लिए इस बात से अपील करना कि आप लड़ाई बंद कीजिए और फिर से डिप्लोमेसी के टेबल पे आइए, भारत ने यही कहा। और भारत, चूंकि देखिए भारत की स्थिति यह भी है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन न तो यूक्रेन, न ही रूस और न ही अमेरिका, किसी ने भी भारत से इस बारे में अगर कोई शिथिलता का अगर कोई संकेत दिया होता तब भारत के लिए स्थिति होती, लेकिन कोई अपने मामले में शिथिल होने की स्थिति में नहीं था, नहीं शिथिलता का कोई संकेत दे रहा था, इसलिए भारत ने एब्सटेन किया, लगातार भारत ने एब्सटेन किया और अभी भारत एब्सटेन कर रहा है। लेकिन एक जो सबसे साफ बात यह है कि देखिए भारत के अपने भी हित हैं और भारत के पुराने भी कुछ अनुभव हैं। रूस से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। लेकिन जब ही जो पिछले दिनों चीन के साथ स्थिति बनी थी, भारत के सामने एक बहुत ही कटु स्थिति बनी थी कि किसी भी देश ने बहुत खुलकर जो होता है कि स्थिति पे चीन की कटु आलोचना करे, चीन को इस बात में हिदायत दे, वो इस बात पर कोई भी देश सामने नहीं आया था। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन के मामले में भी देखा गया कि यूक्रेन ने पाकिस्तान को बहुत सारे खास करके जो टैंक दिए, युद्धक टैंक दिए, जो निश्चित तौर पर पाकिस्तान कहाँ इस्तेमाल करता, भारत के खिलाफ ही करता। इसलिए भारत के लिए अपने हित बचाना और उसके साथ साथ दुनिया के सभी देशों को एक संकेत देना कि भारत एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव लेने वाला कंट्री है और भारत के संबंध भी रेसिप्रोकल रहेंगे। भारत के संबंध रेसिप्रोकल रहेंगे, जो देश जिस तरीके से हमारे साथ संबंध बनाएगा। और इसीलिए एक्सटेंशन की बात अभी लगातार आ रही है, लेकिन भारत ने हर बार क्लैरिफाई किया है कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव कीजिए, उसके बाद लड़ाई बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त की कमी, अखिलेश सुमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा आपका, साथ ही हर्षवी पंत आपका, और इसके अलावा अशोक सज्जनहार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तेजी से आज 5वें दिन रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर हालात और स्थितियां बदली हैं, आशंकाएं भी तमाम है, लेकिन एक तरफ जब बातचीत जारी है तो उम्मीदें भी हैं और सबकी नजरें भी हैं कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। और ऐसे में हर देश अपने अपने नफे नुकसान को देखते हुए फैसले ले रहा है और भारत भी तमाम कूटनीतिक, राजनीतिक, सामरिक दृष्टि के तहत ही सोच समझकर कदम उठा रहा है, जो लाजमी भी है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।